हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 3 टिश्यू इन एक्शन का लेक्चर नंबर 2। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 फाइनल लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट कर देंगे। तो इसके पहले एक और लेक्चर लिया गया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। और ये इसमें जो चल रहा है सीरीज, इसमें आपका एनसीईआरटी भी कवर कर लिया गया है ताकि आपको एनसीईआरटी भी अलग से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि इस नोट्स में आपको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार इसको देखने के बाद यहाँ जहाँ तक आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसका जाकर एनसीईआरटी पढ़िएगा, पता चल जाएगा कि हर एक चीज़ को वहाँ से यहाँ पर ऐड कर दिया गया है ताकि आपको एनसीईआरटी से एक भी वर्ड मिस ना हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले तक आपका पढ़ाई हो चुका है, कहाँ तक? परमानेंट टिश्यू तक हमने पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में। क्या कि प्लांट टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं? तो देखिए प्लांट टिश्यू सिस्टम हमारा 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है। एक होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी प्लांट में टिश्यू सिस्टम हमारा कितने तरह का है? 3 तरह का है। पहला कौन सा? डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा कौन सा? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। अब बात करते हैं कि डर्मल टिश्यू क्या होता है। तो देखिए डिश फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। तो देखिए जो प्लांट का सबसे बाहर वाला कवर होता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है, मान लीजिए कि हमारा प्लांट था, तो ये जो प्लांट है इसका जो बाहर वाला हमारा कवर है ये किसी से, कौन से टिश्यू से बना होता है? तो जिस टिश्यू से बना होता है उसका नाम क्या है? डर्मल टिश्यू सिस्टम से बना होता है। उसके बाद देखिए ग्राउंड टिश्यू में हमारा कौन कौन सा आ जाता है? तो ग्राउंड टिश्यू में हमारा क्या आ जाता है? तो डिश फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ प्लांट। ये जो बीच का जितना भी पोर्शन है ये हमारा किस टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है? तो ये हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। तो याद रखिएगा कि डिश फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ प्लांट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन बॉडी ऑफ प्लांट कौन से टिश्यू सिस्टम से बना हुआ है, तो आप बताइएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से बना हुआ है। उसके बाद हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है? तो इसमें हमारा 2 चीज़ आता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या होता है? पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना प्लांट्स के अंदर, और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट्स के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जाइलम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कुछ इस तरह से होता है। देखिए सबसे बाहर वाला डर्मल जो मेन एरिया है उसमें हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से टिश्यू लगा हुआ है जो कि हमारा जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है, और ये इसको हम लोग कौन सा टिश्यू सिस्टम कहते हैं? तो ये हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन कौन सा आता है, तो याद रखिएगा जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू हमारा किसके अंदर आता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। तो चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर आपको ये सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका प्रिपरेशन एकदम बेहतर हो सके। अब बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। कुछ सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं यानी कि प्लांट को सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्टिंग टिश्यू कौन कौन से हैं? तो एक हमारा होता है पैरेन्काइमा टिश्यू, एक होता है कोलेनकाइमा नाम का टिश्यू, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा नाम का टिश्यू। यानी सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर आप याद रखिएगा 3 तरह के टिश्यू हैं, एक हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू, एक कोलेनकाइमा टिश्यू और एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। अब बात करते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है। तो देखिए पैरेन्काइमा में आपको 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन सा? देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं ये जो जिस सेल से बने होते हैं वो सेल कैसा होता है? तो देखिए कंजिस्ट ऑफ लिविंग सेल। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू है जिस सेल से बने होते हैं वो कौन सा सेल होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पैरेन्काइमा मतलब कि प्राण है इसमें, यानी कि लिविंग सेल से बना होता है। और इसका जो सेल वाल होता है कैसा होता है? थिन सेल वाल होता है। यानी जो सेल है जिससे हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू बना हुआ है, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है। तो यानी कि अगर इसके एक सेल के बारे में बात करें तो हमारा लिविंग सेल होगा। उसके बाद जो सेल के ऊपर सेल वाल होता है वो हमारा बहुत ही पतला होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पी से पैरेन्काइमा, पी से प्राण यानी कि लिविंग। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो पैरेन्काइमा है टिश्यू है वो हमारा लिविंग सेल से बना हुआ है। उसके बाद देखिए मेनली स्टोर फूड बट आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब पैरेन्काइमा टिश्यू का वो काम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि इसका मेन काम हमारा फूड को स्टोर करना है। प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है उसको स्टोर करना मेन काम किसका है? तो पैरेन्काइमा टिश्यू का है। लेकिन साथ में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट को खाना बनाने में भी मदद करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि हेल्प एक्वेटिक प्लांट फ्लोट इन वाटर। जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनको पानी के ऊपर
फ्लोट करने में, तैरने में कौन सा टिश्यू मदद करता है, तो पैरेनकाइमा टिश्यू मदद करता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है वो भी हमारा कौन सा होता है, तो लिविंग सेल से बना होता है। इसमें अनइवनली थिकेंड कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन नाम के केमिकल के वजह से इसका जो सेल्स के कॉर्नर होते हैं वो हमारा कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है। यानी कि देखिए सेल है, इसके कॉर्नर पर देखिए यहाँ मोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ मोटा दिखाई दे रहा है, थिक दिखाई दे रहा है, थिक दिखाई दे रहा है। तो ये किसके कारण हमारा जो है थिक दिखाई दे रहा है, तो पेक्टिन नाम के एक केमिकल है जिसके कारण वहाँ पेक्टिन एक केमिकल है जो कि वहाँ डिपोजिट हो गया है, जिसके कारण जो कोलेनकाइमा सेल जिस सेल से बना हुआ है उसका कॉर्नर हमें ठीक दिखाई पड़ता है। अब इसका काम क्या है, तो देखिए हेल्प प्लांट पार्ट लाइक स्टीम एंड टेंड्रिल टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। तो कोलेनकाइमा का अगर बात करें तो हमें प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यानी कि देखिए जो प्लांट में टेंड्रिल्स होते हैं, इस तरह से का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे ऐसे घुंघरीला तरह का, जैसे कि पंपकिन लौके के जो पौधे होते हैं उसमें हो गया, पी के पौधे में हो गया। साथ में जो स्टीम होते हैं, जैसे कि प्लांट का जो स्टीम होता है वो बेंड कर जाता है, मुड़ता है, हवा जब चलता है तो मुड़ जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो किस टिश्यू के कारण होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण। यानी फ्लेक्सिबल बनाता है, प्लांट को क्या करता है, बेंड करने में मदद करता है बिना टूटे हुए। कौन सा टिश्यू, तो कोलेनकाइमा नाम का टिश्यू करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा में सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि थिक वॉल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसके जो सेल वाल होते हैं वो थिक होते हैं, क्यों, लिग्निन नाम के एक केमिकल के डिपोजिट होने के कारण। देखिए इसका जो सेल वाल है थिक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्यों दिखाई दे रहा है थिक, देखिए यहाँ पर सारा थिक आपको दिखाई दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लिग्निन नाम का केमिकल डिपोजिट है जिसके कारण इसका वाल है, जो सेल वाल है वो थिक दिखाई दे रहा है। उसके बाद याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ दिस सेल आर डेड। देखिए कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा दोनों में जो सेल था वो लिविंग सेल था, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है इसमें आप याद रखिएगा कि इसका सेल वाल क्या, सेल कैसा होता है, डेड सेल होता है। यानी कि दोनों में लिविंग, बट स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। उसके बाद देखिए फाउंड इन स्टीम लीफ एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड नट्स सच एज कोकोनट हल्क एंड वालनट सेल। तो देखिए आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, तो ये आपको स्टीम के अंदर, जो प्लांट के अंदर स्टीम्स होते हैं, प्लांट के अंदर जो ये वाला स्टीम होता है इसके अंदर मिल जाएगा। प्लांट में जो लीफ होते हैं इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मिल जाएगा। उसके बाद जो नट्स होते हैं जैसे कि कोकोनट हो गए, उसमें आपको नारियल के हस्क में मिल के जाता है आपको ये वाला स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। उसके बाद जो वालनट होता है, मतलब कि जो वालनट होता है उसके सेल में भी आपका ये वाला टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा नाम का टिश्यू देखने को मिलता है। वालनट यानी कि जो अखरोट होता है उसके जो कवर होता है उसके ऊपर भी हमारा कौन सा टिश्यू मिलता है, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मिलता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो चलिए एक और स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसका नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में कि कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि यहाँ नाम से ही पता चल जा रहा है किसी चीज़ को कंडक्ट करेगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे कि हमारा जाइलम टिश्यू है, तो जाइलम टिश्यू का काम क्या है, पानी और मिनरल्स को प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना हमारा किसका काम है, जाइलम टिश्यू का काम है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू देयर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि रूट से लेकर, जो प्लांट का रूट होता है वहाँ से लेकर पूरे प्लांट्स के अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, तो हमारा जाइलम टिश्यू करवाता है। उसके बाद जाइलम टिश्यू होता है हमारा 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला एक ट्रैकिड्स होता है, दूसरा हमारा वेसल होता है, तीसरा हमारा जाइलम पैरेनकाइमा होता है और चौथा हमारा जाइलम फाइबर होता है। इन चारों के मिलने से हमारा कौन सा टिश्यू बनता है, तो जाइलम टिश्यू बनता है। अब इसमें याद रखिएगा कि जो देख रहे हैं आप ट्रैकिड्स हो गया, वेसल हो गया, जाइलम पैरेनकाइमा हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जाइलम पैरेनकाइमा है ये हमारा लिविंग होता है। बाकी सब क्या होते हैं, ट्रैकिड्स हो गया, वेसल हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, ये सब हमारा डेड होता है। यानी कि कौन सा पार्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो जाइलम टिश्यू है उसके जो 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, इसमें से लिविंग कंपोनेंट कौन है, तो आप याद रखिएगा जाइलम पैरेनकाइमा। पी से पैरेनकाइमा, पी से प्राण, यानी कि उसमें प्राण है, यानी कि वो लिविंग है। ये चीज़ आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये बस एक ट्रिक है, ये नहीं कि आप इसको रिलेट कर लेंगे कि पी से प्राण मतलब एक तरह से ट्रिक हम आपको बता रहे हैं।
उसके बाद बात करते हैं फ्लोएम टिश्यू के बारे में। तो पी से फ्लोएम, पी से फूड, इस तरह से पी से फ्लोएम, पी से फूड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फ्लोएम फूड करके आप याद रख सकते हैं कि फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है, फ्लोएम टिश्यू का काम होता है। यानी कि जो लीव्स में फूड बनता है उसको पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है, फ्लोएम टिश्यू का काम है। जैसे कि देखिए लिखा भी गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टीम एंड फ्रूट। यानी कि जो हमारा जो खाना प्लांट के अंदर बना लीव्स में, उसको हमारा रूट तक, स्टीम तक और फ्रूट तक पहुंचाना किसका काम है, तो फ्लोएम टिश्यू का काम है। ये भी हमारा 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड चौथा फ्लोएम फाइबर। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि जो फ्लोएम टिश्यू है वो 4 चीज़ों से बना हुआ है। एक हमारा क्या है, सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर। अब याद रखिएगा कि यहाँ जो कंपेनियन सेल है, यहाँ जो कंपेनियन सेल आपको बताया गया है, इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए कंपेनियन सेल क्या करता है, तो मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब। तो देखिए जो सीव ट्यूब है जिसमें से हमारा खाना का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें कंपेनियन सेल क्या करता है, खाना को लोड करता है और जब जहाँ ज़रूरत चाहिए वहाँ इसमें से बाहर निकलता है। यानी कि फूड का लोडिंग और अनलोडिंग किसका काम है, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कंपेनियन सेल का काम है। किसका काम है, कंपेनियन सेल का काम है। फूड का लोडिंग और अनलोडिंग कराना किसका काम है, कंपेनियन सेल का काम है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारा प्लांट टिश्यू वहाँ तक था, खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, और ये हमारा एनिमल टिश्यू अब हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें 2 टिश्यू के बारे में पढ़ना था, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमने यहाँ तक खत्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में कि आखिर ये एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। तो सबसे सिंपल बात जानिए, जो एनिमल्स के अंदर मिलते हैं टिश्यू उन्हें हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। जैसे कि प्लांट के अंदर मिलने वाले टिश्यू को हमने प्लांट टिश्यू कहा, उसी तरह एनिमल्स के अंदर, यानी हम लोग हो गए, कैट हो गया, डॉग हो गया, आप हो गए, हम हो गए, सभी के अंदर मिलने वाला टिश्यू कौन सा टिश्यू कहलाएगा, एनिमल टिश्यू कहलाएगा। अब एनिमल टिश्यू हमारा कितने तरह का है, 4 तरह का है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। यानी एनिमल के अंदर हमारा 4 तरह का टिश्यू मिलता है। कौन सा, पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मसल टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। अब एक एक करके हम सभी टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि एपिथेलियल क्या होते हैं, कनेक्टिव क्या होते हैं, मसल टिश्यू क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या है, जो आपका स्किन है, आपके हाथ पे स्किन है, पैर पे स्किन है, जो आपका बाहर का लेयर है यानी कि स्किन है, वो किस टिश्यू से बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। देखिए लिखा भी गया है, फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, यानी जो बाहर का कवरिंग होता है बॉडी का, जैसे कि स्किन हो गया आपका, वो किस चीज़ से बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। यहाँ तक कि जो आपका इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, लंग्स हो गया, ब्लड वेसल हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उस पर भी जो कवर है वो कौन सा टिश्यू का है, तो एपिथेलियल टिश्यू का है, होता है। उस पर भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू मिल जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। यहाँ देखिए दिखाया भी गया है कि बाहर का लेयर है वो हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। हार्ट हो गया, उसके ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा, लंग्स के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा, हमारा ब्लड वेसल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा। तो इन जगहों पर आपका एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, कनेक्ट और सपोर्ट करना, दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करना और उसको सपोर्ट करना किसका काम है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है। लिखा भी गया है, टिश्यू दैट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। यानी वे टिश्यू जो दूसरे टिश्यू को सपोर्ट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम कौन सा टिश्यू कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए आपका कनेक्टिव टिश्यू में 2 टिश्यू आप याद रख सकते हैं, ब्लड एंड बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड यानी खून और जो आपका हड्डी होता है, एक तरह का हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं, तो आप सिंपल याद रखिएगा, क्लास 9th में बोन एंड ब्लड्स आर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में कि बोन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बोन क्या होता है, अ हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर दैट गिव्स स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग को स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है और हमारे
ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपका लंग्स है रिब केज के अंदर है, और रिब केज हमारा बोन से ही बना होता है, यानी कि इसका काम एक तरह से प्रोटेक्शन देना भी है। हम लोगों को सीधा खड़ा रहने में भी बोन मदद करता है, इसलिए हमें सपोर्ट करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये हमारा सबसे मेन पॉइंट आप याद रखिएगा कि हमारा हार्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं हमारा कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, जो कि देखिए कहाँ मिलता है, आपके ईयर्स में हो गया, आपके नोज के ऊपर हो गया, यहाँ पर आपका कार्टिलेज मिलता है। देखिए सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट रिटेन द शेप अगेन, ये हमारा सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जो कि अगर उसके शेप को हम लोग चेंज भी करेंगे तो बाद में अपना शेप फिर से वापस गेन कर लेगा। जैसे कि आपका जो ईयर का देखिए ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपका कार्टिलेज होता है। क्या होता है? बोन नहीं होता है, यहाँ पर कार्टिलेज होता है। यहाँ पर अगर आप इसको ट्विस्ट करिएगा, मोड़िएगा, वापस से भी फिर सीधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज हमारा कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और फ्लेक्सिबल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद टेंडन एक होता है, जो कि हमारा क्या काम करता है? मसल को और बोन को कनेक्ट करता है। ये देखिए हमारा मसल है और इसके नीचे बोन है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या आएगा? हमारा टेंडन आएगा। टेंडन का काम क्या है? मसल और बोन को कनेक्ट करना। उसके बाद देखिए लिगामेंट होता है। लिगामेंट का काम क्या है? बोन से बोन को कनेक्ट करना है। यहाँ हड्डी है, यहाँ हड्डी है, दोनों को कौन कनेक्ट करेगा? हमारा लिगामेंट कनेक्ट करेगा। तो बोन टू बोन कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट। बोन से मसल को कौन जोड़ेगा? तो टेंडन। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, बल्ब से, BLB। बोन से बोन कौन ज्वाइन करेगा? बीच में आ गया लिगामेंट। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में। ये सारा कुछ आपका न्यू NCERT में दिया गया है। तो न्यू NCERT का आपका एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, इसमें हर टॉपिक को ऐड कर लिया गया है, और बिल्कुल न्यू NCERT के हर एक वर्ड को भी यहाँ पर मतलब कि नोट्स में ऐड कर लिया गया है, ताकि आपको न्यू NCERT दोबारा पढ़ने भी ना पड़े। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर विश्वास नहीं है तो इसको देखने के बाद एक बार जाकर न्यू NCERT पढ़िएगा, आपको हर एक वर्ड वहाँ पर लिखा मिल जाएगा। अब बात करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होते हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होते हैं। तो वॉलेंट्री मूवमेंट देखिए, जिसे हम सोच कर मूवमेंट करते हैं, उस तरह का जो मूवमेंट होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, उस तरह का जो मूवमेंट होता है वो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। जैसे अगर हमें कुछ लिखना है तो बिना हम लोग सोचे नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमें चलना है तो बिना सोचे हम लोग नहीं चलते हैं। कुछ बोलना है तो बिना सोचे हम नहीं बोलते हैं। तो जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, हमारे माइंड के कंट्रोल में है, उस तरह का जो मूवमेंट है वो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। लिखा गया है, देखिए डेफिनेशन, वॉलेंट्री मूवमेंट आर द मूवमेंट ऑफ बॉडी डेट आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी जो हमारे कंट्रोल के अंदर है मूवमेंट, उस तरह के मूवमेंट को हम लोग वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। वहीं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है वो हमारे माइंड के कंट्रोल के अंदर नहीं है, यानी कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जब हम उसको चाहें तो नहीं रोक सकते हैं, जब हम उसको चलाना चाहें तो नहीं चला सकते हैं। जैसे कि हार्ट बीट, जो आपका हार्ट है वो बीट करते रहता है, धड़कते रहता है, लेकिन क्या आप उसको रोक सकते हैं? तो एक बार ट्राई करिए, अपने हार्ट को बीट के रोकने का, जो आपका दिल धड़क रहा है उसको रोकने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश करिए। क्या आप रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो इस तरह के जो मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मूवमेंट क्या कहलाता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहलाता है। जैसे कि आपका ब्लिंकिंग ऑफ आई, जो आँख है आपका ब्लिंक करते रहता है, कि आप उसको रोक सकते हैं? तो उसको नहीं रोक सकते हैं। कुछ सेकंड रोकेंगे फिर अपने आप वो ब्लिंक कर जाएगा, यानी कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहेंगे। लिखा भी गया है डेफिनेशन इसका, इनवॉलेंट्री मूवमेंट आर द मूवमेंट ऑफ बॉडी दैट अकर विदाउट आवर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कि जो हमारे कंट्रोल के बिना ही मूवमेंट हो रहा है, उस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहेंगे। अब बात करते हैं हमारा मसल टिश्यू के बारे में कि आखिर मसल टिश्यू क्या होते हैं। तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो मसल टिश्यू होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि स्मूथ मसल क्या होते हैं। तो स्मूथ मसल आर मसल फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी डेट वर्क ऑटोमेटिकली। तो देखिए स्मूथ मसल आपका कहाँ मिलेगा? तो इंटरनल ऑर्गन में मिलेगा, यानी कि आपके बॉडी के अंदर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें मिलेगा। जैसे कि आपका स्टमक हो गया, पेट हो गया, उसमें आपका स्मूथ मसल मिलेगा। आपका इंटेस्टाइन हो गया, आंत हो गया, उसमें आपका इस तरह का जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका कौन सा मिलेगा? तो हमारा स्मूथ मसल मिलेगा। आपका जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड लेकर जाता है, वो जो नली है, ब्लड वाला जो पाइप है, उसमें भी आपका क्या मिलेगा? स्मूथ मसल मिलेगा। उसके बाद आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होते हैं? सारा कुछ आपका NCERT में दिया गया है न्यू वाले में। कार्डियक मसल क्या होता है? तो ये हमारा जो हार्ट है, हृदय है, जो हार्ट है, ये हमारा जिस मसल से बना होता है उस मसल का नाम क्या है? कार्डियक मसल है।
देखिए कार्डियक मसल आर द मसल फाउंड इन ओनली इन हार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, हार्ट के अंदर मिलेगा। और ये हमारा कंटिन्यूसली वर्क करता है ब्लड को पंप करने के लिए, यानी कि खून को पूरे बॉडी में पंप कौन करते रहता है, तो हमारा हार्ट ही करता है। और ये जिस मसल से बना हुआ है उस मसल का नाम क्या है, कार्डियक मसल है। और कार्डियक मसल सिर्फ आपका कहाँ मिलता है, ओनली इन हार्ट, यानी सिर्फ आपको हार्ट में ही मिलता है, यानी कि सिर्फ आपका दिल में ही कार्डियक मसल मिलता है। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में कि आखिर नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। तो देखिए नर्वस टिश्यू का काम क्या है, तो नर्वस टिश्यू का काम होता है मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। जैसे कि आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो वो सिग्नल हमारे माइंड के पास जाता है और हम सोचते हैं कि क्या हमें हाथ हटाना चाहिए। तो अगर हमें लगता है कि हाँ वहाँ पर हम रखेंगे देर तक तो हाथ जल जाएगा, तो हमें हाथ हटाना चाहिए। तो जो सिग्नल हमारा हाथ से ब्रेन तक पहुँचा वो कौन पहुँचाने का काम करता है, नर्वस टिश्यू करता है। अब नर्वस टिश्यू देखिए, नर्वस टिश्यू क्या होता है, अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इन द बॉडी, यानी एक तरह का टिश्यू है जो कि मैसेज को सेंड करने में और रिसीव करने में मदद करता है। उसे हम कौन सा टिश्यू कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं। और जो नर्वस टिश्यू है जिस सेल से बना होता है उस सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन नाम का सेल से बना होता है। और न्यूरॉन को ही हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं, यानी नर्वस टिश्यू हमारा न्यूरॉन से बना हुआ है, या फिर से आप कह लीजिए नर्व सेल से बना हुआ है, क्योंकि न्यूरॉन का ही दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे हमारा न्यूरॉन का है, न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल का है। तो नर्व सेल का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो आप समझ में आए कि नर्वस टिश्यू का काम क्या है, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कि आपने क्या हुआ, मान लीजिए आपका हाथ पर क्या हुआ, मतलब कि आपके ने किसी चीज़ पर, गर्म चीज़ पर अपना हाथ रख दिया, तो सिग्नल आपके हाथ से आपके माइंड तक ले जाने का काम कौन करेगा, नर्वस टिश्यू करेगा। अब आपका माइंड बताएगा कि हाँ ये हमारे लिए ठीक है इतना गर्म, या फिर से अगर ज़्यादा गर्म है तो कहेगा कि नहीं हाथ हटा लीजिए नहीं तो जल जाएगा। ये कैसे हम लोग वहाँ तक अपने हाथ को हटाते हैं, तो वही नर्वस जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है हमारा हाथ के पास कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, हाथ हटा लो। यानी कि देखिए सिग्नल को रिसीव भी किया और सेंड भी किया। सबसे पहले सिग्नल ब्रेन के पास गया और फिर ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया कि हाथ हटा लो, तो सिग्नल आया और गया। दोनों काम किसने किया, नर्वस टिश्यू ने किया है। अब नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से बना होता है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का होता है। तो न्यूरॉन हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। न्यूरॉन किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। अब न्यूरॉन में देखिए हमारा सेल बॉडी, बीच वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। ये जो आपका इस तरह से निकला निकला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो ये वाला लंबा वाला पोर्शन आप दिख रहे हैं इसको हम लोग एक्सोन कहते हैं। अब तीनों का अलग अलग काम होता है, तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी क्या है। तो कंटेन न्यूक्लियस एंड कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। देखिए सेल बॉडी ये वाला स्ट्रक्चर के अंदर हमारा देखिए न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जहाँ है वहाँ पर वो सारा चीज़ कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर भी न्यूरॉन सेल में भी न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी के अंदर, इसलिए सेल बॉडी से ही सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा पूरा कंट्रोल होता है। कहाँ से, सेल बॉडी से। उसके बाद डेंड्राइट्स देखिए, जो धागा की तरह जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है ये हमारा डेंड्राइट्स है। इसका काम क्या है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन। देखिए एक न्यूरॉन हो गया, इसके आगे भी एक और न्यूरॉन होगा क्योंकि पूरे बॉडी में इस तरह से फैला हुआ है। फिर इसके आगे एक न्यूरॉन होगा, तो इस तरह से फैला हुआ है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल लाने का काम कौन करेगा, हमारा डेंड्राइट्स करता है। यानी देखिए ये वाला डेंड्राइट से ही रिसीव करता है, कौन क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से, डेंड्राइट्स। उसके बाद देखिए सिग्नल हमारा यहाँ से रिसीव हुआ, फिर बीच में गया सेल बॉडी में गया, फिर अब यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में फिर एक्सोन आ गया। अब एक्सोन का काम क्या है, ये वाला लॉन्गेस्ट पर्सन जो है इसको हम लोग एक्सोन कहते हैं। अब इसका काम क्या है, तो एक्सोन का काम देखिए क्या है, ए लॉन्ग फाइबर दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम सेल एंड इंसर्ट एक्सोन टर्मिनल। तो एक लॉन्ग फाइबर है, धागा की तरह स्ट्रक्चर है जो कि मैसेज को सेल बॉडी से पहुँचाता है कहाँ, एक्सोन टर्मिनल के पास। ये जो है ये स्ट्रक्चर इसको हम लोग एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ तक मैसेज को पहुंचाता है कौन, हमारा एक्सोन। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारा क्या होता है मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। देखिए हमारा न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी, और आपका हर एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट को कवर कर लिया गया है क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मतलब कि कर लिया तो आपका एनसीईआरटी भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
और नोट्स इसका बना लीजिएगा, आपके लिए एकदम बेस्ट नोट्स है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, तो इट इज ए सिस्टम मेड अप ऑफ, तो एक तरह का सिस्टम है, यानी कि एक तरह से सिस्टम बना हुआ है जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है, तो बोन आ जाता है, हड्डी आ जाता है, मसल आ जाता है, ज्वाइंट आ जाता है, कार्टिलेज आ जाता है, टेंडन आ जाता है, लिगामेंट आ जाता है, यानी कि इतना सारा चीज़ों के मिलने से एक सिस्टम बना है, स्ट्रक्चर बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है, तो आप लिख दीजिएगा इट इज ए सिस्टम मेड अप ऑफ बोन, मसल, ज्वाइंट, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं। बोन के बारे में हमने पढ़ लिया है, मसल के बारे में पढ़ लिया है, टेंडन भी पढ़ लिया था कि बोन टू मसल को ज्वाइन करने के लिए हमारा टेंडन होता है। लिगामेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ा था कि बोन टू बोन ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कौन स्ट्रक्चर होता है, लिगामेंट। अब हमारा दो चीज़ बच गया, एक ज्वाइंट हो गया और एक कार्टिलेज हो गया, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम ज्वाइंट्स के बारे में कि आखिर ये ज्वाइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट्स में आपको देखिए मतलब दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है ज्वाइंट्स का, आपके शरीर में मिलता है ज्वाइंट्स। अब ज्वाइंट्स आपके शरीर में बहुत तरह का है, पहला आपको याद रखना है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा शोल्डर के अंदर आपका जो कंधा है, यहाँ पर आपका जो ज्वाइंट होता है, कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड शोल्डर ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं, अ ज्वाइंट वेयर द राउंड एंड ऑफ वन बोन, एंड देखिए एक बोन का गोला वाला एंड, राउंड एंड फिट इनटू द कप शेप्ड एंड ऑफ अनदर बोन, दूसरा जो हड्डी होगा उसका कप शेप का होगा, अलाइंग मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, दोनों जुड़ जाएगा, यही इस तरह से जुड़ेगा, एक होगा गोला हड्डी और एक होगा कप शेप हड्डी, और दोनों जुड़ जाएगा, और ये जो जुड़ेगा इसके बाद जो मूवमेंट होगा हर डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं हर जगह मूव कर सकते हैं। किसके कारण करते हैं, तो शोल्डर हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के कारण ही करते हैं, क्योंकि देखिए कप जैसा स्ट्रक्चर, इसमें गोला सा हड्डी है तो ये चारों साइड मुड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर हमारा कहा शोल्डर के अंदर कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मिलता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सिंपल, आप कुछ भी नहीं तो इतना याद रखिएगा कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ मिलता है, तो शोल्डर के अंदर मिलता है। ये हमारा ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करने में मदद करता है, जैसे कि हाथ को आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब दूसरा है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होता है, तो देखिए ऐसा ज्वाइंट जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, मतलब कि इस तरह के ज्वाइंट के कारण जो मूवमेंट होता है वो एक डायरेक्शन में होता है। जैसे कि देखिए आपके घर में जो गेट होता है उस पर इस तरह का ज्वाइंट लगा रहता है, तो जिसके कारण आपका गेट एक साइड खुलता है, कि उस तरह वहाँ पर भी कौन सा किस तरह का ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। और आपके बॉडी में भी कौन सा ज्वाइंट मिलता है, हिंज ज्वाइंट मिलता है। तो हिंज ज्वाइंट टाइप ऑफ ज्वाइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी हिंज ज्वाइंट के कारण जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आपका एल्बो हो गया, आपका जो केहूनी है सिर्फ आप उसको एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे ही कर सकते हैं, दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं। आपका नी ज्वाइंट हो गया, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर घुटना दिया हुआ है, घुटना आप सिर्फ ऊपर या नीचे ही मोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गोला गोला अपने घुटने को घुमा लेंगे। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने में कौन सा ज्वाइंट मदद करता है, हिंज ज्वाइंट काम करता है। आपका फिंगर के अंदर भी हिंज ज्वाइंट मिलता है, आपका टोज के अंदर, अंगूठा के अंदर भी हिंज ज्वाइंट मिलता है, क्योंकि आप देखिए उसको सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको राउंड राउंड घुमा सकते हैं जैसे कि अपने शोल्डर को घुमा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा हिंज ज्वाइंट आपका कहाँ मिलेगा, एल्बो में, नी में, फिंगर में और टोज में। उसके बाद आता है पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट आपका कहाँ मिलेगा, तो देखिए ये हमारा मिलता है हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन होता है, आपकी जो पीठ में पीछे हड्डी होता है, बैकबोन होता है, आपके स्कल होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन करने का काम कौन करता है, पाइवट ज्वाइंट से कनेक्ट रहता है। देखिए लिखा भी है, पाइवट ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ ज्वाइंट वेयर वन बोन रोटेट अराउंड द अनदर बोन, यानी कि एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है। उस तरह के ज्वाइंट को कौन सा ज्वाइंट कहते हैं, पाइवट ज्वाइंट करते हैं। जैसे कि देखिए स्कल इज कनेक्टेड टू बैकबोन, जो आपका स्कल है, आपका खोपड़ी है, वो आपके बैकबोन रीढ़ के हड्डी से किस ज्वाइंट से कनेक्टेड है, तो हमारा पाइवट ज्वाइंट से कनेक्टेड है। जैसे कि देखिए स्कल हो गया, ये हमारा नीचे इसका मराठी क्या है, बैकबोन है, ये दो यहाँ से कनेक्शन है, जिसके कारण आपका जो स्कल है आप उसको मुंडी को घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट होता है, पाइवट ज्वाइंट होता है। एक होता है फिक्स ज्वाइंट, यानी कि यहाँ इस तरह के ज्वाइंट में
मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी दो बोन जुड़ेंगे लेकिन वहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा। अ फिक्स जॉइंट इज अ जॉइंट दैट डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन टू बोन। देखिए दो बोन मिला लेकिन दोनों बोन के मिलने से मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि दोनों बोन एकदम जैसे फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा, उस तरह के जॉइंट को हम लोग फिक्स जॉइंट कहेंगे। ये जो जॉइंट है हमारा बोन ऑफ स्कल, स्केल में देखिए एक हड्डी हो गया, दो हड्डी हो गया, तीन हड्डी हो गया, और ये सारा हड्डी जो जिस जॉइंट से जुड़ा हुआ है वो हमारा फिक्स जॉइंट है, यानी कि इसमें जो हड्डी है बोन है वो मूव नहीं कर सकता है। तो इस तरह के जॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स जॉइंट कहेंगे। तो आप समझ हुए होंगे कि जॉइंट क्या होता है, जहाँ दो बोन मिलता है उसे हम जॉइंट कहते हैं। और जॉइंट हमारा बहुत तरह का होता है, एक हो गया बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, फिक्स जॉइंट हो गया। फिक्स जॉइंट में आपका हड्डी फिक्स रहता है, मूव उसको नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। क्या करिए, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, तो देखिए स्केलेटल सिस्टम इज फ्रेमवर्क ऑफ बोन इन द बॉडी दैट गिव शेप सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें शेप प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, और हमारा इंटरनल ऑर्गन हो गया जैसे कि आपका लंग्स हो गया, आपका हार्ट हो गया, उसको प्रोटेक्ट भी कौन करता है, स्केलेटल सिस्टम करता है। यानी आपका बोन से बना हुआ सिस्टम ही हमारा क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये वर्टेब्रल कॉलम जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, ये हमारा देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ आपका पीछे मिलता है, बैक में मिलता है, पीठ के जो आपका बैक है वहाँ पर ये लंबा सा हड्डी मिलता है, ये हड्डी क्या है, इसी को हम लोग बैकबोन कहते हैं, या इसी का नाम क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है। तो ये क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो द वर्टेब्रल कॉलम इज अ फ्लेक्सिबल कॉलम ऑफ ए स्मॉल बोन वर्टेब्रा। ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये छोटे छोटे हड्डी से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इस तरह से बना हुआ है। इसमें जो एक हड्डी है उसका नाम क्या है, वर्टेब्रा है। डैट सपोर्ट्स द बॉडी एंड हेल्प अस स्टैंड अपराइट, जो कि हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और हमें सीधा खड़ा रहने में भी मदद कौन करता है, वर्टेब्रल कॉलम, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वर्टेब्रा क्या होता है। तो वर्टेब्रा मैंने आपको बता ही दिया कि वर्टेब्रा आर स्मॉल बोन दैट मेकअप द बैकबोन, यानी जो हमारा बैकबोन होता है, ये वाला जो रीढ़ की हड्डी होता है या जिसे हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, ये हमारा किस चीज़ से बना हुआ होता है, वर्टेब्रा से बना होता है, यानी छोटे छोटे बोन के मिलने से बना होता है, और इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेब्रस कहते हैं। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर दिखता है हमारा, और ऐसे ऐसे बहुत सारा मतलब कि स्ट्रक्चर ज्वाइन होकर, बोन ज्वाइन होकर हमारा क्या बना लेता है, वर्टेब्रल कॉलम बना लेता है। अब आता है रिबकेज क्या होता है। तो देखिए रिबकेज क्या होता है, रिबकेज इज अ बोनी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिब्स, यानी रिबकेज एक बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, रिबकेज कहते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, ये पूरा वाला पोर्शन क्या है, इतना दूर रिबकेज है, यानी कि हड्डी से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, रिबकेज कहते हैं। ये हमारा जो रिबकेज होता है वो देखिए 24 बोन से मिलकर बना होता है, इधर से होगा 12 बोन और इधर होगा 12 बोन, यानी टोटल 24 बोन से मिलकर बना होता है। एक यहाँ पर और बोन दिख रहा है जिसके हम लोग स्टर्नम कहते हैं, इसके अंदर हमारा बैकबोन भी आ जाता है, यानी ये सारा कुछ को मिलकर बनता है कि हमारा जो हमारा रिबकेज है वो बना हुआ है। यानी रिबकेज आपका मिलकर क्या से बना हुआ है, रिब्स, यानी कि ये जो 24 बोन से मिलकर बना हुआ है, और एक हमारा जो यहाँ पर आगे आपको फील हो रहा है ये वाला, ये भी हमारा एक स्टर्नम होता है, ये रिबकेज के ही अंदर आता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि रिबकेज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। अब एक बार इसको हम लोग वन शॉट में भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो उस वाले वीडियो की भी आप रिवीजन के लिए देख लीजिएगा, जिसमें हर एक पॉइंट को भी कवर कर लिया जाएगा। यानी इसी नोट्स को हम लोग 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर को, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों लेक्चर को मिलाकर आपको एक और वन शॉट लेक्चर दिया जाएगा, जिसमें हम लोग 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर करेंगे। उसमें हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, तो रिवीजन के लिए वो आपका बेस्ट लेक्चर होगा। तो चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर होता है फिनिश। आपका एकदम न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ट था, और हर सब्जेक्ट को इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।